वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है भैया ये वायु प्रदूषण? क्या है ये वायु प्रदूषण? एयर पोल्यूशन। देखिए एयर की एक विशेष कंजंक्शन होता है, मतलब उसमें कौन कौन सी गैसों का कितना कंपोजिशन होगा ये फिक्स रहता है। अगर वो कंपोजिशन ऊपर नीचे हो गया तो उसे हम लोग कहते हैं पोल्यूशन। जैसे अगर मान के चलिए ऑक्सीजन 21% है, उसको घटा के 16% कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। CO2 0.03 है, उसको और बढ़ा के 0.5 कर देंगे तो दिक्कत होगा। तो गैसों का जो कंपोजिशन है उसमें जो चेंजिंग आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके कई रूप होते हैं वायु प्रदूषण के, एक दो ठो रूप होता नहीं है, इसके कई ठो रूप होते हैं सर वायु प्रदूषण के। पहला होता है एरोसोल। एरोसोल, एरोसोल किसे कहते हैं? धूल कण को। किसे कहते हैं? धूल कण को। धूल कण, हवा में उड़ रहे धूल कण को क्या कहते हैं? एरोसोल। अब ऐसे कंबल झाड़िएगा ना तो उसमें एरोसोल दिखाई देने लगेगा। कोई भी गंदगी वाली चीज झाड़ेंगे ना तो उसमें क्या दिखने लगेगा? एरोसोल दिखने लगेगा। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, हवा में उपस्थित ठोस कणों को क्या कहते हैं? एरोसोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एरोसोल के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड CO, ये इसका फॉर्मूला हो गया। कितने लोग बता सकते हैं ये कि अम्लीय होगा कि उदासीन होगा? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन। ये सबसे तेज क्रिया किससे करता है? हीमोग्लोबिन से कर देता है। किससे कर देता है? हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है, जिस वजह से सांस नहीं ले पाते हैं। जिसलिए से सांस क्या हो जाती है? सांस में तकलीफ हो जाती है, सांस नहीं ले पाते हैं आदमी और दम घुट जाता है। इसलिए इसे दम घोटने वाली गैस या गला घोटने वाली गैस कहते हैं। दम घोटुआ गैस के नाम से जानते हैं। थ्रोटिंग गैस, गला को दबा देता है, ये थ्रोट कर देता है, आदमी की मौत हो जाती है। टोटल प्रदूषण का 50% एयर पोल्यूशन यही अकेले कर देता है। टोटल पोल्यूशन का 50% प्रदूषण अकेले यही कर देता है। ये सोचना बहुत खतरनाक है। ये है उदासीन। है क्या चीज? उदासीन है ये। किसी को दिक्कत है? ये कैसा है भैया? उदासीन होता है। सांस नहीं ले सकते हैं ये, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन ले ही नहीं जाने देता है। इस वजह से सांस लेने में खासा तकलीफ देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला समझते हैं प्रदूषण है जो, वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। भाई साहब ये जो प्रदूषण है ये कैसा है? अम्लीय है कि उदासीन है? तो भैया ऑक्सीजन 2 ठो है इसलिए कैसा है? अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है। ये ऑक्सीजन 2 ठो है इसलिए कैसा है? अम्लीय है। इसमें मेनली ये ज्यादा डिफेक्ट करता है फेफड़ा को। किसे करता है? फेफड़ा को इफेक्ट कर देता है। ये क्या करेगा? फेफड़ा को इफेक्ट कर देता है। ये पत्थरों को तोड़ देता है। ये पत्थर जो होते हैं ना, पत्थरों को क्या कर देता है? गला देता है या पीला कर देता है, जिस वजह से पत्थर झड़ने लगते हैं। आप देखिएगा हवा में SO2 की मात्रा ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा। जब बारिश होती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर पे क्या आ जाती है? आ जाती है। इसलिए बरसात में नहाइएगा ना पूरा शरीर ऐसे खजुआने लगेगा, ऐसे ऐसे बैठ के खजुआएगा। ओह माय गॉड, पूरा खजुआ रहे हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं बरसात में नहाए हो ना तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एक बार घरे भी नहाना पड़ेगा। बरसात में नहीं नहाना चाहिए, खास करके तो पहली बरसात में तो नहाना ही नहीं चाहिए। एगो हीरोइन गाना गा रही है, भीग जाने दे पहली बरसात में। भीग ससुरी, खजुआट हो जाएगा तोरे भीग, बकलोल कहेंगे। फिर साइंस तो पढ़वे की नहीं करेंगे। भीग जाने दे पहली बरसात में। पहली बरसात में नहाएंगे तो 1 साल का कचड़ा आपके दहिये पे पोता जाएगा। तो उसी तरह हवा में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है SO2, ये बारिश के बाद आपके मकानों पर आ जाता है। तो कई मकान ऐसे होते हैं जो बाहर से सीमेंट के प्लास्टर नहीं किए गए रहते हैं, तो उनका ईंटा देखिएगा झड़ने लगता है। उनका ईंटा खदड़ खदड़ के झड़ने लगता है। आप इस चीज को देखे होंगे गांव वगैरह में, गौर कीजिएगा, ईंटा खदड़ के झड़ने लगता है। तो ये अम्लीय होता है, फेफड़े को खत्म कर देता है। और स्टोन लिप्रोसी कर देता है। ताजमहल जो है ना, ताजमहल ये पीला पड़ रहा है किसके वजह से? ताजमहल किसके वजह से पीला पड़ रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ताजमहल किसकी वजह से पीला पड़ रहा है? भाई साहब ज्यादा डेंजरस कौन सा है? ये तो जाने ले लेगा आपका।
ज्यादा डेंजरस आप बताइए ना, ज्यादा डेंजरस मोनोऑक्साइड है, ज्यादा डेंजरस मोनोऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड भी है बट ये उससे खतरनाक है ये। आप एक काम कीजिए, कमरे में सल्फर डाइऑक्साइड सूंघिए, फेफड़ा में दर्द होगा, बच जाएंगे। वो तो सोच रहे जाने लेके चल जाएगा, सांसें नहीं ले पाएंगे। कुल प्रदूषण का 20% ये कर दे। कुल प्रदूषण का क्या कर देता है, 20% कर देता है। अकेले से सुनाई 50 की, यही 20 की, 70% ये दोनों मिलके फरिया दिया सब, काम खत्म कर दिया सब, गेम एक तरफा हो गया। 70% यही फरिया दिया सब। किसी को दिक्कत? अब अगला देखते हैं सीसा प्रदूषण। सीसा, लेड, पीबी। सीसा प्रदूषण क्या होता है? देखिए, पेट्रोल में हम लोग एंटी नॉकिंग मिलाते हैं। पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल, इस पेट्रोल में हम क्या मिला देते हैं, टेट्रा इथाइल लेड मिलाते हैं। टेट्रा इथाइल लेड मिलाते हैं ताकि पेट्रोल इंजन के अंदर जाके खटखटाहट ना हो, अपस्फोटन ना हो। लेकिन इससे क्या होता है, सीसा बाहर निकलता है। क्या होता है, सीसा प्रदूषण होता है। सीसा के छोटे छोटे कण निकलते हैं सर, और इससे हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होता है। तंत्रिका क्या हो जाता है, तंत्रिका डिस्टर्ब हो जाता है, यानी हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, इससे डिफेक्टेड हो जाता है। इस वजह से शहरी दुनिया में देखेंगे तो लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सियाने लगते हैं। डांट देगा सब उसको, जो ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं, वैसे डांट देगा उसको। बात बात पे उसको क्या कर देता है, डांट देता है उसको। बात बात पे डांट देगा तो उसकी वाली गुस्सिया जाएगी, कहेगी कि अब आप पहले जैसे नहीं रह गए। अरे सोच रहा कौन सी पहले जैसे नहीं रह गए, ओकरा तो प्रदूषण मर ले, सीसा प्रदूषण। इसीलिए ना पेट्रोल पंप पे कहा गया कि नहीं भाई आप सीसा नहीं डाल सकते उसमें, पेट्रोल में शीशे की मात्रा टेट्राइथाइल लेड नहीं डाल सकते, तो सीसा नहीं डाला जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, आप देखते होंगे पेट्रोल पंप पे कोई अपनी पत्नी को लेके नहीं जाता है, बाहर उतार देता है। पेट्रोल भरवाने देखिएगा ना, जिसको पेट्रोल भरवाना होगा पत्नी को कहेगा आप यहीं उतरिए, हम जाते हैं पेट्रोल भरवा के आते, भरवा के आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप पे ऊपर देखिएगा लिखा रहता है बड़े अक्षरों में, विस्फोटक सामग्री को दूर रखें। इसलिए कोई भी अपनी पत्नी को नहीं ले जाता है, विस्फोट कर जाएगी। ज्वलनशील सामग्री नहीं ले जा सकते पेट्रोल पंप। इसके अलावा देखिए सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है? सीएफसी फ्रिज से निकलता है। फ्रिज वगैरह, एयर कंडीशन फ्रिज, ये एसी या फ्रिज से निकलता है, एसी या फ्रिज से। ये किसको डिफेक्ट करता है? ओजोन लेयर को। किसे करता है? ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर को डिफेक्टेड कर देता है। ओजोन लेयर का पतला हो जाना ओजोन छेद कहलाता है। रियल में तो ओजोन में छेदे नहीं है। ओजोन लेयर का पतला हो जाना ओजोन छेद कहलाता है। ओजोन लेयर का पतला हो जाना ओजोन छेद कहलाता है। ओजोन की मोटाई को हम लोग किस में नापते हैं? डाप्सन में नापते हैं। ओजोन की मोटाई को किस में नापेंगे? डाप्सन में नापा जाता है। ओजोन की मोटाई को डाप्सन में नापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई का कम हो जाना ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन में दो जगह मोटाइयां कम देखी गई हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि ओजोन में 2 जगह छेद है। वो दोनों जगह कहां पर है? अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में। कहां पर है? अंटार्कटिका में है, क्योंकि जहां ठंड पड़ेगी वहीं ओजोन फाड़ेगा। ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी गैस से होता है तो वो होता है क्लोरीन गैस से, और ये क्लोरीन गैस सीएफसी में होती है। नाम पढ़िए, क्लोरो। क्लोरो मतलब क्या होता है? क्लोरीन। फ्लोरोकार्बन, क्लोरीन से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। किससे ज्यादा होता है? क्लोरीन से नुकसान होता है। लेकिन टेम्परेचर कम रहेगा तभी फाड़ पाएगा। अंटार्कटिका में तो बर्फे पड़ा रहता है, इसलिए टेम्परेचर वहां क्या रहता है? कम रहता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक और देखिए, वायु प्रदूषण का एक और कारण होता है NO2। क्या होता है? NO2। वायु प्रदूषण का एक और कारण क्या हो गया भैया? NO2 हो जाते हैं। कैसे NO2 होते हैं? सब देखिए, NO2 जो होता है ये भी वायु प्रदूषण का काम करता है। ये वायुयान के धुआं से निकलता है, वायुयान के धुआं से निकलता है, धुआं से। और वहां पर क्या करता है? समताप मंडल में ये एक रिएक्शन करके पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट नामक यौगिक बना लेता है। क्या बना लेता है? पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन वायुयान के धुआं से निकलता है, और जब ये समताप मंडल में जाता है ना तो ओजोन होता है वहां पर, ओजोन से रिएक्शन करके क्या बना देता है? पैराक्साइल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, और वहां एक नया टाइप का बादल बना देता है। पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट एक दिखने बादल टाइप का दिखता है,
जबकि हम सबको पता है कि समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं। तो ये ससुरा वहां हवाई जहाज तो जइबे करेगी, और हवाई जहाज के धुआं से ये निकलता है पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। और ये जो क्या ये काम क्या करेगा, ये एक धुआं की तरह हो जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक धूम। प्रकाश यानी जब रोशनी होती है तो उसमें ये रिएक्शन करता है रासायनिक धूम। धूम मतलब होता है धूल कण, धूम। प्रकाश रासायनिक धूम कहते हैं, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। अब इसी में एक चीज होता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। अम्लीय वर्षा उस वर्षा को कहते हैं जिसका पीएच जो होता है ना 5.5 के आसपास आ जाता है। इसका पीएच 7 से घट के कितना आ जाता है, 5.5 हो जाता है। इसके 3 कारण होते हैं। देखिए 3 कारण में एक होता है आपका NO2, एक होता है SO2, NO2 और SO2। लेकिन ये सब जानते हैं। मेन कारण आपसे बड़े एग्जाम में जैसे PCS हो गया, ये सब एग्जाम में पूछता है HNO3। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था। ये तीनों का कारण क्या होता है, एसिड रेन होते हैं। क्या होता है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा में ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर जल जाएगा, लेकिन क्या होता है जो पीएच पानी का 7 होना चाहिए वो पीएच कितना हो जाता है, 5.5 हो जाता है पीएच वगैरह। इसलिए पानी की बूंदों के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि हवा जब होता है, जैसे देखिए मान के चलिए ये बादल है, इसमें से बारिश हो रहा है, तो भाई साहब जब बारिश हो रहा है तो बारिश तो शुद्ध था, बारिश क्या था, शुद्ध था। लेकिन यहाँ हवा में कचरा घूम रहा है। हवा में क्या है, SO2 है, NO2 है। अब इन सब से वो लेभड़ा गया है, HNO3 है। इन सब से लभड़ाने के बाद वो पृथ्वी पर पहुंच रहा है। तो भैया वो तो शुद्ध रहा ही नहीं, वो क्या हो गया, शुद्ध नहीं रहा। क्योंकि वो ऑलरेडी छोटी छोटी बूंदों के रूप में, और उसमें छोटी छोटी बूंद के चारों ओर ये तीनों गैस लभड़ा जाती है। लेकिन जब कभी भी आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं बर्फ के, तो बर्फ के पत्थर जब गिरते हैं ना, तो इन बर्फ के पत्थर के केवल बाहरी परत पर ये गैसें होती हैं, अंदर तक नहीं घुस पाती हैं। और जब बर्फ गिरता है तो उसका बाहरी परत जमीन पे आते आते क्या हो जाता है, पिघल के खत्म हो जाता है। इसलिए गांव में हम लोग क्या करते हैं, बर्फ बटोर के रख लेता था आदमी। बर्फ को क्या कर लेता था, बटोर के रख लेता था। क्यों, क्योंकि वह जब पिघलता था तो एकदम शुद्ध जल का काम करता था, शुद्ध जल का काम करता था। और जब किसी को घाव वगैरह हो जाता है, कहीं पक उग जाता है, तो आप उसमें अशुद्ध जल से धोइएगा तो सोच रहा और ऊपर पर आएगा और होने लगेगा। तो गांव के प्राचीन काल में वो जो बर्फ का पानी था वो शुद्ध जल था, अशुद्ध जल था। वो एक तरह का एंटीसेप्टिक का काम करता था। बचपन में हम लोग इसे बटोर के रखते थे। आप लोग बटोर के रखे हैं कि नहीं? हालांकि बटोरना नहीं चाहिए, कहीं बड़ा सा साइज का खोपड़िया भी गिर जाएगा तो दिक्कत होगा। सबसे भयंकर होता है ससुरा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। भाई साहब एक बात बताते हैं, ये एक ऐसी गैस है ना जो अम्लीय है। कैसी है, अम्लीय है। देखते चलिए, अम्लीय है। कैसे, ऑक्सीजन तो है, अम्लीय है। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, ये थोड़ा भी प्रदूषण नहीं करती है, थोड़ा भी प्रदूषण नहीं करती है। इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। मेन इससे तकलीफ होती है ग्रीन हाउस की। किसकी हो जाती है, ग्रीन हाउस की। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत बड़े पैमाने पर हो जाता है, पूरे विश्व में होने लगता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग शब्द को बैली बेकल ने दिया था, बैली बेकल ने दिया था। जबकि ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव आरहेनियस ने दिया, आरहेनियस ने दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आरहेनियस ने दिया था। तो ग्रीन हाउस अलग होता है, ग्लोबल वार्मिंग अलग होता है। दोनों का मतलब होता है एक ही चीज, उमस। क्या होने लगता है, उमस। जब कभी बहुत ज्यादा उमस होने लगता है ना, उमस, तो उसे कहते हैं ग्रीन हाउस। उमस बहुत ज्यादा होने लगता है तो उसे कहते हैं ग्रीन हाउस। अब ये ग्रीन हाउस क्यों बोला गया, तो यूरोप में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी और यूरोप के लोगों की सब्जियां खराब हो जाती थी। यूरोप के लोगों में ठंड बढ़ने के कारण यूरोप के लोगों की सब्जियां खराब होने लगती थी। तो इन सब्जियों को बचाने के लिए वो लोग एक तिरपाल डाल देते थे, मतलब प्लास्टिक डाल देते थे ऊपर खेत में, चारों ओर से बंद कर देते थे। तो अंदर जो सूरज की गर्मी घुस जाती थी वो निकल नहीं पाती थी, रात भर सब्जियों को ठंड से बचाया जा सकता था। तो सफेद रंग की प्लास्टिक के अंदर अगर हरी रंग की सब्जी रहेगी तो हरा दिखने लगता था। तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, ग्रीन हाउस, हरे रंग का घर।
तो ये इसका मेन कारण क्या होता है भैया, उमस हो जाते हैं। ग्रीन हाउस का मेन कारण क्या हो जाता है, उमस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस जो होते हैं वो केवल इसी के कारण होता है। ग्रीन हाउस का जो मेन चीजें होती हैं ग्रीन हाउस, उसमें सबसे ज्यादा होता है जलवाष्प। जलवाष्प यानी जलवाष्प का मतलब होता है बादल। जलवाष्प का मतलब क्या होता है, बादल। वही तो वाष्प की मात्रा है। जिस दिन बारिश, गर्मी के दिन में अगर आसमान में बादल छाया है, गर्मी के दिन में अगर आसमान में बादल छाया है, गर्मी के दिन में अगर आसमान में बादल छाया है, तो सोच रहा बहुत उमस हो। इसके अलावे CO2 भी उमस करती है। ये दोनों मुख्य रूप से होती है सर। मीथेन गैस भी कर देता है, NO2 भी कर देता है। ये सारी की सारी गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट को करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को करती है। इस ग्रीन हाउस के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो अर्थ है, इस अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो वाकई चिंता का जनक है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये वाकई किस चीज का बात है भैया, चिंता की बात है। क्योंकि अगर ये ऐसी तरह से CO2 गैस बढ़ती रहे तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और हमारे पृथ्वी के दोनों पोल पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बर्फ है। जब वो बर्फ पिघलेंगे ना तो समुद्र का लेवल ऊपर उठ जाएगा। बर्फ जब पिघलेंगे तो समुद्र का लेवल ऊपर उठ जाएगा। बहुत सारी जमीन खत्म हो जाएगी। जो द्वीप है सब समुद्र के अंदर वो डूब जाएंगे। जो तटीय शहर है वो सब के सब पानी भर जाएंगे। मुंबई में पानी भरेगा घुटना तक। ताज होटल समुद्र के किनारे है। ऐसे कपड़ा उठा के आदमी जाएगा ताज होटल में, ऐसे ढपक ढपक, ए चाचा रूम खाली है, कहेगा ग्राउंड फ्लोर पे तो पानी लगल है, उसके ऊपर वाला सब खाली है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकना जरूरी है। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ग्रीन हाउस को रोकने के लिए। तो इसी को रोकने के लिए एक समझौता बुलाया गया जिसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक नियम कानून। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून। जैसे प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है कि वो किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं जाएंगे। ये उनका क्या चीज है, प्रोटोकॉल है। काहली आप जाइएगा रिसीव करने, प्रधानमंत्री बैठल रहिए, हमारे अधिकारी लोग जाएंगे, लोग रिसीव करके लाएंगे। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल जापान में है, किस सन में हुआ था, किस सन में हुआ था प्रोटोकॉल। इस क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया था CO2 की मात्रा को कम करने के लिए, इसकी मात्रा को कम करने के लिए। इसीलिए क्या किया गया, CO2 का एक कोटा बना दिया गया। कहा गया कि भैया हर देश की जिम्मेदारी है कि आपको इतना ही CO2 निकालना है। इस कोटा को कहते हैं कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। कहा गया कि भैया CO2 अगर ऐसे बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होती रहे, डेली इतना CO2 निकलेगा, तो ये पृथ्वी उस CO2 को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये गर्मी को नहीं हो पाएगा। इसलिए CO2 का क्या कर दिया गया, कोटा बना दिया गया कि अमेरिका आपको इतना ही उत्पादन करना है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। भारत आपको इतना करना है, चाइना इतना करना है। अब इससे फायदा क्या हुआ कार्बन क्रेडिट से? कार्बन क्रेडिट से फायदा ये हुआ कि अमेरिका को CO2 का उत्पादन ज्यादा करना था और वहीं कुछ ऐसे देश हैं जिनको जितना कोटा दिया गया था उतना भी वो उत्पादित नहीं कर पा रहे थे। जैसे भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इन लोगों को अंदर कार्बन कहाँ से उत्पादित करेंगे जब फैक्ट्री ही नहीं है। CO2 जब भी निकलेगा जब धुआं रहेगा तब, जब फैक्ट्री ही नहीं है तो उत्पादन कहाँ से होगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि देख भैया तुम्हारा जो कोटा बचा हुआ है तुम हमें दे दो, बदले में कुछ पैसा ले लो। तो जो पिछड़े देश थे वो अपने कार्बन का कोटा बेच सकते थे। जैसे मान के चलिए जेल में ऐसा होता था, सबको 6-6 रोटी मिलती थी। अब पता चला कोई 4 रोटी खा रहा है तो कहता था भैया हमरा दे देना 2 रोटियां, बदले में हमरों से कुछ ले लिए। बस वही होता है वहां पे। कार्बन क्रेडिट कर दिया गया था। क्या किया गया, कार्बन क्रेडिट। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट, तो कार्बन फुटप्रिंट एक गैसों का एक ऐसा समूह है, कार्बन फुटप्रिंट गैसों का एक ऐसा समूह है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करते हैं, जो ग्रीन हाउस को जन्म देते हैं, उन्हें हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। जैसे आपको कौन कौन सी गैस होगी, CO2 कार्बन फुटप्रिंट में आएगा, NO2 कार्बन फुटप्रिंट में आएगा, जलवाष्प ये भी कार्बन फुटप्रिंट में चला आता है, आपका ये उत्पन्न करता है NO2, ये CH4, ये सब कार्बन फुटप्रिंट के हिस्सा है सब। वैसे गैस जो ग्रीन हाउस को उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा CO2 की मात्रा को कम किया गया
और इसके लिए कोटा फिक्स किया गया। इस कोटा को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट कहते हैं, कार्बन क्रेडिट कहते हैं। CO2 से हमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। ठंड का दिन घटते जाएगा, गर्मी के दिन बढ़ते जाएंगे। साल में जो था वो पहले अब देखेंगे नियमतः तो साल में ठंडा पड़ना चाहिए 4 महीना कड़कड़ा आके एकदम, लेकिन 4 महीने ठंडा नहीं पड़ता है। गिन के भारत में ठंडा अब कितना दिन पड़ता है, 30 से 35 दिन। कितना दिन, 30 से 35 दिन। अरे भैया ठंड पड़ना चालू हुआ है 10 दिसंबर से या 15 दिसंबर के आसपास से, उससे पहले तो ठंडे नहीं लग रहा था। 15 दिसंबर से ठंडा चालू हुआ है और ये 26 जनवरी तक ये ठंडा खत्म हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो 40 से 45 दिन अब ठंड का दिन बच गया, उसके बाद कुछ खास ठंडा नहीं लगता है। अभी ठंड चल रहा है, अभी क्या रहा है, ठंड चल रहा है, यही हो गया। तो इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। हालांकि CO2 की मात्रा को कोई रोक नहीं पाता है। रीजन क्या है आप समझिए, गाड़ियों का जो धुआं होता है, जो गाड़ी चलते हैं, गाड़ी का धुआं, इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इस गाड़ियों के धुआं में एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ के इसे CO2 बना देता है। क्या बना देता है, CO2। अब मजबूरी समझिए, जब कभी भी गाड़ियों का धुआं निकलता है, यानी गाड़ियों का धुआं कैसे निकलेगा, ईंधन से निकलता है, ईंधन से। तो जब कभी भी पेट्रोल और डीजल जलाएंगे आप गाड़ियों में, तो वहां कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी भैया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर हवा में छोड़ दिया जाएगा तो लोगों की जान ले लेती है। ये धुआं दिखाई देने लगता है, सर्कस वर्कस की गाड़ियों को देखिएगा भड़ 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 आवाज करती है, ज्यादा धुआं देती है। तो ये बहुत खतरनाक गैस है। तो इस इतनी खतरनाक गैस को छोड़ने से बेहतर है कि उसको आप क्या कीजिए, कैटालिटिक कन्वर्टर की उपस्थिति में गुजारिए, वो CO2 हो जाएगा। वो आगे जाके खतरा करेगा और वो किसी की जान नहीं लेगा, बल्कि एक एटमॉस्फेयर चेंज कर देगा। हम लोग धीरे धीरे उस गर्मी के माहौल में भी रहना सीख लेंगे, लेकिन ये तो पूरी तरह से जान ले लेता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, ये होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। और इसकी खासियत 2 चीजें होती है, यह संक्रमण धातु का बना होता है, संक्रमण धातु यानी D ब्लॉक का। कौन सा ब्लॉक का, D ब्लॉक का बना होता है। पीरियोडिक टेबल में जो D ब्लॉक है वो संक्रमण धातु के होते हैं, सर D ब्लॉक। दूसरी खासियत कि अगर आप पेट्रोल में क्या कर देंगे, शीशा मिला देंगे, तो ये काम करना छोड़ देगा। तो पेट्रोल में शीशा 2 वजह से नहीं मिलाया जाता है। अगर एक टेट्राइथाइल लेड मिलाएंगे तो एक तो फायदा है, इंजन में नॉकिंग खटखटाहट नहीं होगी। लेकिन घाटा क्या चीज है, तो भैया घाटा ये है कि उस पेट्रोल से हमको शीशा प्रदूषण हो जाएगा और हमारे जो इंजन में लगा हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर, ये मोनोऑक्साइड को मोनोऑक्साइड ही छोड़ देगा, CO2 में नहीं बदलेगा, CO2 में नहीं बदलेगा। इसलिए ये शीशा का प्रदूषण कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है।